औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सैटरडे है, फैमिली के साथ ईद का चौथा दिन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है बुध से ही छुट्टियाँ पड़ चुकी थी, चांद रात से, यानी छुट्टियाँ का जो है ऐलान कर दिया गया था। और फिर साथ ही साथ जो है एक ईद की खुशियाँ, ईद की छुट्टियाँ सब सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी में सब मसरूफ़ थे। उसके बाद एक दिन का वक्फ़ा आया, कारोबार खुले, लोगों के ऑफिस खुल गए। उसके बाद फिर सैटरडे संडे फिर से लोगों की छुट्टियाँ हो चुकी। अगर हम बात करें कराची की, तो कराची में भी कुछ इसी तरह की, बल्कि कराची की नहीं पूरे सिंध भर की इसी तरह की ही मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। वैसे तो हमारी सिंध सरकार कहती है कि आपको कराची जो है नीट एंड क्लीन, हमारा कराची, ग्रीन कराची, ये सारी मुहिम तो वैसे भी मुझे हर जगह पे नज़र आती है। लेकिन जब कुर्बानी हो जाती है, उसके बाद जो सड़कों पे आलाइशें नज़र आती है, उसके ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदारी की अगर हम बात करें तो हमारी सिंध सरकार के कुछ इस तरह के नुमाइंदे हैं, कुछ इस तरह के अगर मैं बात करूँ MNAs MPs हैं, जो कि छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने गाँव का रुख कर चुके हैं और कराची को फिर से उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो बड़े ही अफसोस का मुकाम है। जगह जगह गंदगी, आलाइशें नज़र आती हुई नज़र आती है हमें, इतनी गंदी स्मेल, जिसकी वजह से लोगों को डायरिया और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी पैदा हो सकती है। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना की जो थर्ड वेव है वो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। डेल्टा वायरस जिसे कहा जाता है, जो कि भारतीय वायरस है, जो पाकिस्तान में भी आ चुका है। उसके कई केसेस जो है, कई पेशेंट्स जो है वो कराची में लोगों में जो है उसके सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जो कि आज़ाद कश्मीर में होने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो 45 यानी 45 इंतखाबात पर 32 लाख से ज़ायद वोटर्स का जो है उन्होंने अपना हिस्सा लिया है। आज़ाद उम्मीदवार जो है मतलब वहाँ पे खड़े भी हुए हैं, और इसके अलावा और मुख्तलिफ़ पार्टियों के भी लोगों ने अपना जो है इसमें हिस्सा लिया है। कौन जीतेगा, किसके सर पे ताज होगा जीत का, इसी वाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ, मेंबर सूबाई असम्बली MQM पाकिस्तान, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने अपना हिस्सा लिया है, वो वहाँ की कैंडिडेट हैं पाक से ज़मीन पार्टी से। उनसे भी हम बात करेंगे कि किसके सर पर ताज होगा जीत का। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जो है हाजिर होंगे। हम बात करेंगे कराची के हालात के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैंने जिक्र किया कराची की सूरत हाल के हवाले से, ईद को गुजरे हुए आज चौथा रोज़ हो चुका है, लेकिन कराची की सूरत हाल आपके सामने है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह आलाइशें पड़ी हुई हैं। इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको अपने गेस्ट का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से MP शाहनवाज जदून, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से जनाब अब्बास जाफरी साहब, जो कि ये भी MPA हैं और MQM पाकिस्तान से इनको मुंतखब किया गया। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग, खैरियत से? मैं पहले ही आपसे स्टार्ट करूँगी। पहले तो ईद मुबारक कहूँगी आप लोगों को। आप लोग आए, और जो ईद के चौथे दिन ज़ाहिर इतनी मसरूफियात होती हैं, तीसरे दिन तक जो है लोग मसरूफ़ होते हैं, बल्कि चौथे दिन में मसरूफ़ होते हैं। और क्योंकि जगह जगह आपने देखा गंदगी भी इस कदर नज़र आ रही है। वैसे तो सिंध सरकार जो है उसकी बड़ी दावे वादे, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें उनके नुमाइंदों की, तो सब गाँव छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हैं। और कराची लवारे से फिर से एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भी आपको और तमाम देखने वालों और सुनने वालों को भी ईद मुबारक। बिल्कुल आपने सही कहा, कराची आज चौथा दिन है। अभी ऊपर बैठे हुए तो अब्बास भाई से मैं ये बात कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमने अवाम से वोट लिए हैं। लोग ये तो नहीं देखते हैं कि भाई DC कौन है, AC कौन है, और वो कहते हैं भाई हमारे इलाके को साफ़ करें। आप यकीन करें कि कल मैंने प्राइवेट गाड़ियाँ अपने पॉकेट से वो रेंट पे लिए हैं और मैंने एरिया को क्लियर किया है, और अभी भी हैं। ये नहीं कि अब मैं 8-10 गाड़ियों से पूरा एरिया तो कवर तो नहीं कर सकता हूँ, साफ़ तो नहीं कर सकता हूँ। 6 यूनियन काउंसिल मेरे पास, तकरीबन कोई 5 लाख की आबादी है, 5 लाख से ज़्यादा
बात यह है कि मुर्तज़ा वहाब तो ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन खाली 2-3 मेन शाहराहों पे जाके और वहाँ पे खड़े होके फोटोशॉप करना कि भाई हमने कराची को साफ कर दिया। मेरे मुर्तज़ा वहाब से मैंने उस दिन एक चैनल के थ्रू भी इन्हें कहा था कि आप आएँ, अंदर इलाकों में आएँ, कच्ची बस्तियों में आएँ, अभी बीमारियाँ फैल रही हैं उनसे। बिल्कुल सही बात है। वो अभी तक वो पड़ा हुआ है और उससे बदबू से इतनी डायरिया हो सकता है, गंदगी। मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। तो ये इनकी हाल है। सोलट वेस्ट मैनेजमेंट जो वज़ीर आला के अंडर है, वज़ीर आला उनका चेयरमैन, अफसोस का मकाम है कि इनके पास कोई बंदा नहीं है कि उसे लगाए और उसका चेयरमैन उसे बनाए, लेकिन खाली पैसे कमाने के लिए हर जगह से इन्होंने पैसे कमाने हैं। इस ईद पे भी इन्होंने टैके दिए, टैके भी अपने लोगों की दी और पैसे बना रहे हैं। तो बात ही कि सिंध के कराची के साथ तो खासकर ये सुतैली माह का सलूक कर रहे हैं। 14 साल हो गए कराची के अंदर ना कोई सफाई का निज़ाम ये बेहतर कर सके हैं। हर साल मसला नहीं है कि जब इससे पहले बल्दियाती सिस्टम था फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर तक काम हो रहे थे, क्योंकि काउंसलर थे, वहाँ चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन इस वक्त में तो कुछ नहीं था। इन्होंने अगर सोलट फेस्ट वाले को कहीं गाड़ियाँ दी थी तो वो आराम से अपने कैमों में बैठे हुए थे। हम फ़ोन करें तो वो बस फलाम गली में मैंने तो ईद के पहले दिन जब इनको फ़ोन किया, इनका डीडीओ को, कह रहे फलां एरिया में। मैंने कहा भाई इस एरिया में तो मैं खड़ा हूँ। मैंने वहाँ उनको लोकेशन भेजी और तस्वीर भेजी। बोले सॉरी सर, सॉरी, हमें इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो बात है कि कराची के साथ तो इन्होंने जुल्म किया है। वो जिस एरिया में थे वहाँ पे उन्होंने वहाँ से क्लीन किया कुछ भी नहीं। वही तो मैं उस एरिया में खड़ा हूँ। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप कहाँ पे हो? मैंने पहले ही इनको ये नहीं बताया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो कह रहे कि हम तो फ्लाई एरिया में लगे हुए। मैंने कहा यार मैं इस एरिया में खड़ा हूँ ऑन द स्पॉट। मैंने उनको बाकायदा वो लोकेशन भेजी और उनको तस्वीर भेजी। मैंने कहा ये देख ले। तो ये इनकी हालत है। और बस खाली मुर्तज़ा वहाब कराची के 3-4 मेन शाहराहों पे जाके तस्वीर बना के कि भाई मैं ऑन बोर्ड और मैं सफाई कर रहा हूँ। बाकी इलाकों का अभी तक आज चौथा दिन है। आज आप कैमरा लेके और अपने रिपोर्टर को लेके इलाकों में जाओगे तो आप हैरान रह जाओगे, इतनी बदबू। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही ज़्यादा स्मेल, गंदगी, मतलब आप गाड़ी के शीशे नीचे नहीं कर सकते। और जो उन एरियाज में चले जाए जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब कम्युनिटीज़ टाइप के बने हुए छोटे छोटे। अगर मैं बात करूँ करीमाबाद, लियाकताबाद, इस तरह के जो एरियाज़ है, नाज़ाबाद, लांडी, न्यू कराची, वहाँ पे आलाइशों के ढेर लगे हुए, पहाड़ के पहाड़ बने हुए। मच्छर कॉलोनी में आप मच्छर कॉलोनी मेरा हल्का है, आप जाके वहाँ देखिए कि अमानी के अंदर बहुत बुरा हाल है। आप यकीन कर, आप वहाँ से बंदा गुजर ही नहीं सकता है वहाँ। सही बात है, बिल्कुल। मैं अब्बास जाफरी साहब से भी यही मेरा सवाल है सेम कि आपने कराची की सूरत हाल देखी, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे जदूद साहब के, आप कराची से गुजर नहीं सकते, इतनी गंदगी और इतनी स्मेल है। वो आलाइशें सारी उन्होंने शहर में रखी हुई हैं, उसको कहीं और ले जाके फेंक दे, बल्कि वो फेंकना क्या, उन्होंने तो उठाई तक नहीं है। आज भी, आज चौथा रोज़ है, लोगों के घरों के आगे और गंदगी, मतलब आलाइशें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। देखें, जिस तरह जब ये शुरू हुआ ईद से 4-5 दिन पहले बड़े इन्होंने दावे किए मुर्तज़ा वहाब ने और जो है सिंध गवर्नमेंट ने वादे किए और बड़े बड़े दावे किए कि हम साफ़ कर देंगे। तो जैसे जदूद माई ने बोला कि मुर्तज़ा वहाब बड़ी शाहराहों पे दिखे। अगर आपने शाहरा पाकिस्तान या शाहरा नूरजहाँ या शाहरा फैसल साफ़ कर दी तो इसका मतलब नहीं है आपने पूरा शहर साफ़ कर दिया। पूरा शहर कराची आप समझते हैं कितना बड़ा शहर है? आप किन गलियों में गए वो गलियां तो बता दें। आप आए गली मोहल्ले में आए जो वहाँ पर गंदगी और ताफुन उठ रहा है, तो आप वहाँ पे 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। आप अपनी गाड़ी से, क्योंकि ये लोग तो ठंडे कमरों में और ठंडी गाड़ी में बैठने वाले लोग हैं ना, ये ज़रा उतर के नीचे काम तो करें कि काम किस तरह होता है। बिल्कुल। एमक्यूएम ने काम किया है, इससे पहले एमक्यूएम का बल्दियाती सिस्टम था, उसने काम किया है। हम अपने गली महल्ले में रहते थे और आज भी हमारे पास फ़ोन आ रहे थे। ईद के 3 दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद रहे और अपने कारकुनों के साथ निकल के हम देखते रहे। उठवाई हमने अपने हाथों से उठाई हैं, लेकिन ये नहीं आए। मैं डंपिंग पॉइंट तक गया गाड़ियों के लिए, क्योंकि गाड़ी नहीं दी ना। देखें, गली मोहल्ले में बड़े ट्रक नहीं जा सकते हैं, छोटी सुजुकियों पे काम होता है और जो व्हील बैरो होता है उस पर काम होता है ही नहीं, दिए ही नहीं उन्होंने। लेकिन इनके अफसरान भी तो मौजूद नहीं थे, इनके बाला अफसरान जो है वो सब गए थे, सारे इंस्पेक्टर्स मौजूद नहीं थे इलाकों में, तो कैसे काम होगा? आप पाबंद करते लोगों को, क्योंकि आप तो छुट्टियां गुजारने अपने अपने इलाकों में चले गए। कराची को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। चलो आप अपने इलाकों में भी काम कर लेते, वहां भी काम नहीं किया। करा क्या इन्होंने? सिर्फ
जो है ईद की खुशियां मनाई, अपने घर वालों के साथ रहे। भाई जिनसे वोट लिया है, हमने कराची वालों से वोट लिया ना, हम अपनी गली महल्ले में अपने लोगों के साथ मौजूद थे, और मैं तो बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं। अच्छा अच्छा। मैं खुद खड़ा होके वहाँ पे मैंने दिखाया है, और सोशल मीडिया पे चलाई है, मेरे ट्विटर पे चली है, मैंने अपने फेसबुक पे डाली हैं चीज़ें जो वहाँ पे पढ़ी, और मैं उठा रहा हूँ उसको और बुलवा रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा। जब हमारा देखें, ये कुछ भी कर लें, ये सफाई नहीं कर सकते, ये कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी विल नहीं है इनको, और इनको तरीके नहीं आते। अगर एमक्यूएम करती थी तो एमक्यूएम का एक कारकुन गली से लेकर और डंपिंग पॉइंट तक आता था। बिल्कुल। वो किसी गवर्नमेंट के मुलाजिम से नहीं कहता था, वो अपनी मदद आपके तहत सारी चीज़ें उठाता था। लेकिन इस वक्त वो चीज़ें नहीं है, नहीं हो रहा। इख्तियार सारे इनके पास हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास है, और सिंध गवर्नमेंट का जो है कराची को तबाह करने का काम दिया, साफ करने का नहीं दिया है। इनका टास्क है कराची को तबाह करना, और ये तबाह करके छोड़ेंगे नहीं। आप कराची की बात कर रहे हैं, सिंध भर का ये हाल है। बिल्कुल। सिंध में आप रह रहे हैं, ये मतलब हम तो कराची और सिंध को कभी अलग समझते ही नहीं है ना, हम तो एक ही समझते हैं। देखें, मैं हर टॉक शो में ये कहता हूँ कि जिस शहर की वजह से, जिन हस्तियों की वजह से ये आज 14 साल इस सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं, लड़काना, जहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जाए पैदाइश भी है और वो उनका शहर और वहाँ वो दफन भी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कम से कम उनके नाम का लाज तो रखते। उस लड़काना शहर को एक रोल मॉडल बना के पूरी पाकिस्तान में बताते कि भाई ये देख हमने इस लड़काना शहर को रोल मॉडल बनाया। आप लड़काना चले जाए, मैं अभी तकरीबन 2 महीने पहले गया था, आप यकीन करें हमने कहा हम तो जन्नत में रह रहे हैं। अच्छा। यानी कराची हमारे लिए जन्नत के, जब हमने वो कहा कि वहाँ इतनी गंदगी, बुरा हाल, अस्पतालों का इतना बुरा हाल, तो ये इन्होंने तो पूरा, हम तो रोना रोते हैं, ज़ाहिर हम कराची के रहने वाले, कराची के वो हैं, लेकिन जब वहाँ हम जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो कराची तो फिर भी जन्नत है। बिल्कुल। वहाँ तो इन्होंने तो तौबा करे, इन्होंने तो जो हालत की, वहाँ लड़काना देख ले आप, सक्कर देख ले, जैकबाद देख ले, यानी जहाँ इन्होंने कोई इनकी ना कोई हुक्मरानी, ना खाली ये ना कि इनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा, करोड़ों रुपए का, अभी जब वो आएंगे कि फलां उसमें डिस्ट्रिक्ट ने इतने करोड़ कटेगा, फलां डिस्ट्रिक्ट का, और सारे पैसे इनके जेबों में गए, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। अब्बास भाई सही बोल रहे थे, तकलीफ तो हमें थी ना। देंगे मशीनरी, देखें फंड क्यों दिया जाता है, इसलिए कोई दिया जाता है कि कोई मुलाजिम अपने हाथ से उठा रहा हो या किसी टोकरी में उठा रहा हो, उसके लिए मशीनरी दी जाती है। जब आप मशीनरी देंगे नहीं, अच्छा सॉलिड वेस्ट को काम दिया गया, सॉलिड वेस्ट ने क्या किया, नीचे दूसरे ठेकेदारों को दे दिया। इसका मतलब कि सॉलिड वेस्ट के पास कुछ नहीं है, बिल्कुल, इसीलिए उसने जो है दूसरे ठेकेदार को दिया। बिल्कुल। आपने उस ठेकेदार को दिया, उसके पास कुछ नहीं था, उसने तीसरे ठेकेदार को दिया, चौथे ठेकेदार को दिया। बात साहब, आप स्कीम 33 का हाल देख लो, उन्होंने मेन शाहराहों पे ऐसी रख दी है एलआईसी सारी, और अभी भी पड़ी हुई है, खराब हो रही है, स्मेल हो रही है। अब्बास भाई बात कर रहे हैं ना, देखो लोकल बॉडी सिस्टम था आज से 1.5 साल पहले, हाँ, तो उस वक्त भी इसके टेंडर होते थे और वो डीएमसी के अंडर होते थे। आप यकीन करें इस साल तो इनके पास वो औजार भी नहीं था, ना कोई बेलचा था उठाने की, ना कुछ। पिछले साल तो ये भी मिला होता। अच्छा, जहाँ से पिछले साल अलैश उठाते थे तो बाकायदा इनके पास चूना होता था, इस साल तो चूने के पैसे भी कहा गए, दूर दूर तक नजर ही नहीं आया। कह रहे हैं चूना कैसे नजर आया, इन्होंने मार्बल का बुरादा जो होता है, मार्बल का पाउडर वो डाल दिया है, उससे तो लोग और बीमार होंगे। जब वो उड़ के लोगों के नाकों में जाके जमेगा, उससे तो और एलर्जी होगी, उससे 10 बीमारियां पैदा होंगी। यहाँ भी चूना लगाया इन्होंने, चूना फेंका नहीं, चूना लगाया है। चूना लगाया है। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये देखें, ईद गुजर गई, मतलब माशाल्लाह अपने रूटीन में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन का भी अब है कि मंडे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है लग जाएगा। लेकिन पानी आवाम को नहीं मिला, गंदगी इस कदर है, मतलब लोग अगर साफ़ भी करना चाहें, आवाम फिर से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सिंध हुकूमत है हमारी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ वाइड नहीं करेगा, लेकिन आप लोग की रियलिटीज़ बता रहे होते हैं, हम क्या करें, ज़ाहिर है हम भी मजबूर हैं, जो आवाम कहती है हम उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। मुझे लगता है ये तो थर वाला हिसाब हो जाएगा यहाँ पे कुछ टाइम में कराची का। नहीं, बात ये है, देखे ये तो फेडरल गवर्नमेंट को हम कराची के लोग हम शुक्रगुजार है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, कि उन्होंने कराची जो पैकेज अनाउंस किया था, ये
3 नाले जो बड़े नाले, अभी मेरा भाई कह रहे थे इन्होंने विजिट किया था PWD के साथ, वहाँ गुज्जर नाला और ये महमूदाबाद नाला, 3 नालों का, कोरंगी नाला, उससे जो बारिशें हुई, हालांकि इस साल इतनी बारिशें भी नहीं हुई लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहा कि उस नालों की वजह से। ये तो अगर सिंध गवर्नमेंट, ये हालांकि इन्हीं का काम है, 18वीं आईनी तरमीम के बाद इन्हीं का काम है। अब तो पहले तो ये इनका रोना ये था कि भाई वो मेयर MQM का है, DMC, अब तो सब कुछ इनके पास है ना। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर भी इनका, अब तो MC भी इनका, DC भी इनका, DMC का एडमिनिस्ट्रेटर भी इनका। क्यों नहीं कर रहे? 1 साल हो गए, कराची में क्यों डिलीवर नहीं कर रहे? कम से कम ये सफाई का निजाम तो बेहतर करते। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये तो ईद का सूरत हाल है। मंडियों के टाइम पे आपने देखा जगह जगह पे शहर में छोटी छोटी मंडी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से कोरोना कितना फैल चुका है। मतलब पहले, अब मैं कुछ टाइम से देख रही थी जगह जगह जब इस तरह की प्राइवेट मंडीज लगा दिया करते थे तो DC फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेता था। लेकिन अब तो सब मतलब सो रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई किसी किस्म का कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इसकी वजह से कितना ट्रैफिक जैम होने लगा था, जगह जगह गंदगी हो गई थी, जगह जगह वो मंडियां भी इनकी मर्जी से लगी हैं, इनके लोगों ने लगाए, बाकायदा इनमें DC और सारे AC तक इन्वॉल्व थे और पैसे लिए हैं, वहाँ छोटी छोटी मंडियां लगा के, और अच्छे खासे कमाई का जरिया इनके वो थे। इन्होंने तो कोई चीज नहीं छोड़ा, हर जगह से बस ये लगे हुए। मैं जब हमारे पास ये बल्दियाती सिस्टम था ना, तो हम फजर की नमाज के बाद, चाहे वो हमारा चेयरमैन हो, UC चेयरमैन, या हमारा डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हो, हम रोड के ऊपर हुआ करते थे। अच्छा, इस वक्त तो कोई ये रोड पे नजर नहीं आया, रोड पे नजर आए तो हम ही लोग नजर आए, बिल्कुल, और कोई नजर नहीं आया। अच्छा, अभी हम आके क्या करें? हम तो सिर्फ शोर मचा सकते हैं ना। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास थी, अभी भी वो जो अफसरान थे वो तो हमारी बात सुन रहे थे, लेकिन उनके पास जब मशीनरी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? वो मजबूर, वो बेचारे कह देते हैं, कह रहे कि सर हम क्या करें। फोन उठा लेते थे, हम जब बता देते वो कहते सर हमारे पास कुछ है नहीं, इख्तियार नहीं, तो हम क्या करें। बिल्कुल। अवाम का क्या तासुर था? अवाम का तासुर ये था कि भाई हमने तो आपको वोट दिया है, बिल्कुल उन्होंने हमें वोट दिया है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जाहिर सी बात है, देखें, जिम्मेदारी उस वक्त पूरी की जाती है जब कि उसके अगेंस्ट हमारे पास इख्तियार भी वैसे ही हो। जब हमारा DMC था तो हम अपने फ़ौरन DMC के चेयरमैन को कहते थे भाई फलां जगह, या UC के चेयरमैनों को कहते हैं फलां जगह उठिए भाई, जाओ फ़ौरन उठाओ। हम मतलब इस तरह कहते थे। अब हम कहते हैं कि अच्छा हम करते हैं। अब उधर जो अफसरान थे जो उन्होंने नंबर दिए थे उस पे करते तो कोई अच्छा, वो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर जो वो पूरी लिस्ट निकाली थी कि आपने इस पे कांटेक्ट करना है जगह उसमें जगह, तो एक भी नंबर नहीं लग रहा था, एक नंबर भी नहीं लग रहा था। और वो जो मेरे पास ऑफिस में जाहिर है वो बैठे होते थे, लोग आए तो मैंने कहा नंबर मिलाते रहे, कोई नंबर अंगेज नीचे रख के, नहीं अंगेज, अच्छा अंगेज बस वो रख के नीचे। करप्शन और की गई। जब बल्दिया अजमा थी, मेयर कराची था, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे, तो कभी भी टीवी पे ऐड नहीं चला था कि इस नंबर पे देकर आप उठाइएगा, कभी नहीं चला। बिल्कुल, ये भी एक करप्शन है। अच्छा ठीक है, हम इस करप्शन पे बात करेंगे, मद में भी बहुत सारे पैसे दिए। अच्छा जी, हम इसके ऊपर जरूर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, सब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे कौन सी ऐसी करप्शन थी जिसके बारे में बार बार टीवी पे ऐड दिखाया जा रहा था। जैसे अब्बास जाफरी साहब ने कहा कि जो है ये भी एक करप्शन है, तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सिंध गवर्नमेंट ने नंबर दिए थे, आप अपने जो है उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई वहाँ पे नहीं पहुँचता है मतलब लाइशा वगैरह उठाने के लिए, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, जो कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पूरी लिस्ट जारी की गई थी। डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, लेकिन अभी जैसे हमने जिक्र किया इस हवाले से, तो उससे बताया गया कि ये भी एक बड़ा करप्शन हुआ है, ये भी एक बड़ी करप्शन की नज़र ये मामला हो चुका है। तो मैं चाहूँगी कि आप अभी जिक्र कर रहे थे ये करप्शन का मामला, तो इसमें कैसी करप्शन हुई? देखें ना, एडवर्टाइजमेंट के मद में पहली दफ़ा चला है ऐसा जो कि आलाइशें उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐड दिया हो,
इससे पहले भी तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मौजूद था। वो मुख्तलिफ इलाक़ों में डेब्रिज उठाना और जो है कचरा उठाना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम था ना। जी जी। तो आज से पहले तो नहीं दिया था, ये अभी क्यों दिया, जबकि कोई बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं है। तो इसलिए जब बल्दियाती इदारे थे तो वो इस तरह की करप्शन को रोकते थे और आवाज़ उठाते थे। तो अब तो कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है ना। जितना भी अब कितना दिया एडवर्टाइजमेंट के मद में, और क्या क्या दिया था और कितना लिखा गया है, ये तो किसी को नहीं पता ना। जो लिखने वाले को पता, देने वाले को पता, लेने वाले को पता। सही बात उसके तो पता ही नहीं। तो बीच में इनके ऐसे लोग होंगे जिसने ये किया होगा, और एडवर्टाइजमेंट के मद में तो इन्होंने हमेशा खाया है, हमेशा करप्शन करी है। और देखे ना कि आपने ऐड दिया, चले वो एक अलग बात है। आपने बताया कि आप देंगे, हमारी गाड़ियाँ आएंगे उठाएंगी, गाड़ियाँ ही नहीं तो कहाँ से उठाएंगी। सही। जो चीज़ें कही गई कि फी यूसी इतनी इतनी गाड़ियाँ दी जाएंगी, उससे जो है 25% तो गाड़ियाँ दी गई। पहले दिन तो वो गाड़ियाँ ही रोते रहे सारे लोग, गाड़ियाँ ही नहीं थी। 1 बजे तक मुश्किलों से तो गाड़ियाँ आई हैं, 1 बजे 1:30 बजे के बाद तो गाड़ियाँ आई हैं। तो वो क्या उठाती। हाँ, हम तो जब थे तो गुजर चुका। हम डंपिंग पॉइंट पूरा खाली जब नहीं करते थे उस वक्त तक हम घरों को नहीं जाते थे। और वहाँ पे जब पहले दिन डंपिंग पॉइंट पे तो कोई ऑफिसर ही मौजूद नहीं, क्योंकि ऑफिसर चला रहे थे ना उसको। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसको सॉलिड वेस्ट के जो करता धरता है वो चला रहे थे ना उसको। तो सॉलिड वेस्ट वाले मौजूद ही नहीं थे पहले दिन। मैं खुद डंपिंग पॉइंट पे गया था, मौजूद ही नहीं है। काम कर रहे हैं, अमला काम कर रहा है, सुस्ती से काम कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, लेकिन आलाइशें पड़ी हुई हैं। जब पहले दिन ढेर लगे, अच्छा इनकी किस्मत अच्छी है कि कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था, तो इज्तिमाई कुर्बानी ज़्यादा हुई है। वरना लोग पर्सनल भी अपने अलग अलग लेकर आते थे, दो जो 4 लाते थे वो सिर्फ 1 लेकर आए। तो एक इनको इतनी कम कुर्बानी होने के बावजूद वो उसको नहीं उठा सके। अगर ज़्यादा होती तो क्या करते। हमने हमारा तो वो दौर था, चले उस वक्त ये कहा जा सकता था एमकिम को लालच थी कि उसको कुर्बानी की खालें मिलती थी। हम उस कुर्बानी की खालों के एवज पूरे, वो जो हमारा एक कारकुन जो थैला लेकर आता था, जो बास्केट लेकर आता था, उसमें वो जो है उस घर के जो ओजड़ी होती थी वो सब उठा के भी ले जाता था और डंपिंग पॉइंट पे फेंकता था अपने हाथों से। अच्छा, मतलब ये हकीकत है, एमक्यूएम को लालच होती थी उनकी खालों से। देखें एमक्यूएम एक गरीब और मुतवस्सिल तबके की जमात है। उसका जो सब कुछ चलता था वो इन खालों पे और ज़कात फित्रे पे। तो वो तो बैंड लगा हुआ है ना हमारे ऊपर। लेकिन पिछला हमने किया और करके दिखाया। हमें तो 2013 के बाद से इस चीज़ पे बैंड लगा, हम तो नहीं कर रहे। और उसके बाद से देख लें हशर क्या है। तो हम खिदमत कर रहे थे, इन पैसों को इसी मद में यूटिलाइज कर रहे थे। मतलब वो आप खालों को सेल करके फिर उससे आप लोग आवाम की खिदमत क्या करते हैं? खिदमत कर रहे थे ना। अच्छा। तो उन्हीं के पैसों से भाई खाल आवाम दे रही थी ना, उनका ही पैसा था। तो उस वक्त ये नहीं होता था कि हम बैठते थे कि हमें गाड़ी का इंतजार किया जाए। गाड़ियां लाइन से खड़ी होती थी, मतलब कहीं कटा और फौरन सारा साफ कर दिया जाता था। अच्छा, कुछ आपके कारकुनान बाइक पे भी आ जाया करते थे, वो भी काम कर रहे होते थे। हाँ बिल्कुल। फिर सुजुकियां चलने लगी, जैसे जैसे बढ़ती गई कुर्बानी चीजें चेंज होती गई। अच्छा, स्वीपर्स भी पहले नजर आते थे, अब तो स्वीपर्स भी नजर नहीं आ रहे। बहुत ही ज्यादा गंदा। मैंने कहा कि भाई चूना डाला जाता था, जब हो जाता था चूने रोड पूरे धुला करते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमने रोड धुलवाए हैं पूरे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं, वैसे पड़ा हुआ है सारा। निदा बात यह है कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे के अंदर इक़्तिदार में आई, आप यकीन करें कि 2012-13 में जो स्वीपरों की वैकेंसी खाली थी, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अब डिस्ट्रिक्ट के हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए, तो तकरीबन कोई 400 लोग इन्होंने मुस्लिम भर्ती किए स्वीपरों के कोटे में। अच्छा, 400 लोग। अब एक मुस्लिम बंदा स्वीपिंग का काम कैसे वो करेगा? लेकिन इन्होंने अपने वर्कर्स को नवाजना था, वो घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे। ओहो। जो वैकेंसीज वीकेंड थी स्वीपर की, तो उस पर इन्होंने भर्तियाँ की 400 लोगों की। अब वो रिटायर होते गए, ये लोग अपने वर्करों को अंदर करते रहे। बात ये है कि जब तक स्वीपर बाकायदा प्रॉपर एक इलाका है, पहले आबादी थी मसलन उसके लिए 10 लोग चाहिए, आज 20 साल बाद उसके लिए वो 10 में से मेरे ख्याल से कोई 4 लोग रह गए। तो बात है कि ये तो हर जगह पीपल्स पार्टी जो ना बस उन्होंने कमाई का जरिया हर जगह बनाया हुआ है, चाहे वो स्वीपिंग का निज़ाम, चाहे की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेयर वसीम अख्तर थे, उन्होंने बेइंतहा दफ़ा कोशिश की गई 1 से 4 ग्रेड की नौकरी दे दी जाए,
लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बैन लगा दिया। ओहो। नौकरी तक तो अगर स्वीपर्स की नौकरी दे दी जाती तो जो आज मुश्किलात हो रही है वो कभी भी नहीं होती। बिल्कुल, बेरोजगारी की शरह देखें आप किस कदर अगर बढ़ गई अगर है। देखें ना, कहीं लोग मर रहे हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह दूसरों को आना है, कैसे आएंगे? तो 1 से 4 पे आपने बैंड लगा दिया। 1 से 4 में होते हैं ना स्वीपर्स स्वीपर वगैरह, तो तो 1 2 ग्रेड स्केल, 1 से और 2 ग्रेड जो है वो स्वीपर मालियों का, इन लोगों का होता है, वो लगा रहे थे लेकिन लगाने नहीं दिया। बिल्कुल। और बता रहा हूँ ना, ये इन्होंने बताया कि उस जगह इन्होंने अपने लोगों को लगाया। किसको लगाया? मुस्लिम को। मुस्लिम स्टाफ कोई करेगा नहीं, मुस्लिम मतलब मेहनत करने में कोई शर्म तो नहीं है, मेहनत करने में कोई शर्म बात नहीं है। मेरा बात ये है, गटर अभी आप रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी जो वायरल हुई है कि अंदरूनी सिंध एक MNA के रिश्तेदार थे और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने जब चेक किया तो वो स्वीपर के कोठे पे लगा था और उन्होंने उससे गटर साफ करवाए। गटर साफ, वो बाकायदा वीडियो वायरल हुई है। तो बात यह है कि इन्होंने तो अपने, अब वर्कर को नवाजना था, वर्कर ने कहा मुझे नौकरी दे दे, इन्होंने कहा कहीं और नहीं है, चलो यहाँ आए हुए भाई, यहाँ इनको एडजस्ट कर। उनको कहें कि भाई आपने थोड़ी आपसे काम करवाना है। अगर उसने कहा भी कि भाई आप मुझे कौन से उस पर लगा रहे हो कि भाई तो उन्होंने कहा कि भाई आप नौकरी दे रहे, घर बैठे ले और पैसे लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बात ये है कि जब MKM के पास DMC की MC वगैरह थी तब भी कुछ इस तरह के मामला हमें सड़कों पे नजर आते थे। मतलब ऐसी बात नहीं थी कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कराची हो, मतलब तब भी इस तरह के मामला होते थे। हम सारा इल्जाम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आप देना पड़ेगा। 18वीं तरमीम के बाद जो है फाइनेंस जो है फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंस को आता है और प्रोविंस को जो है वो जिले उसको देना होता है, बल्दियाती इदारों को देना होता है, वो नहीं दे रहे। वो सिर्फ OGT की मद में देते थे जिसमें सिर्फ तनख्वाहें होती थी। तो इख्तियार तो 13 साल 14 साल से इन्हीं के पास है ना, ये फाइनेंस तो इन्हीं के जरिए आता है। नहीं, आप बोले तनख्वाहें होती थी, उसमें तनख्वाहें मिलती थी, तो काम लेना तो आप लोगों का काम था ना, किस तरह से काम लेना। के बाद देखें डेवलपमेंट वर्क के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए अलग से एक फंड रखा जाता है। अभी भी तो रखा होगा, तो उस वक्त रख देते ये। अभी भी इन्होंने पैसे तो भरपूर दिए हैं लेकिन काम नहीं हुआ, तो उस वक्त हमें पैसे भी नहीं दिए जाते थे लेकिन हम फिर भी काम करते थे। पैसे भी नहीं दिए जाते थे और फिर भी काम होता था। तो हमारे अंदर एक जज्बा था ना, हम रोड पे निकलते थे, अभी भी निकल रहे हैं। उस वक्त आपने बताया जैसे मुर्तज़ा वहाब मेन शाहराहों पे नजर आ रहे थे, मतलब उनमें 1-2 सड़कों पर नहीं, बात ये देखो, हमने कहा कि अब जैसे अब्बास भाई ने कहा कि 4-5 मेन शाहराहों पे गए लोग, मेन शाहराहों पे कुर्बानियां तो नहीं कर रहे थे ना। मुर्तज़ा आप आते हैं, जैसे आपने कहा करीमाबाद में चले जाते हैं, वहां गलियों में चले जाते हैं, लियाकताबाद की गलियों में चले जाते हैं, शाह फैसल कॉलोनी की गलियों में चले जाते थे, मच्छर कॉलोनी की गलियों में चले जाते थे, बल्दिया टाउन के, इनको अंदाजा होता है कि सफाई किस तरह होनी है। दूसरे दिन तीसरे दिन जाके खुद अपने आंखों से देखा तो इसको यकीन आता है। अभी भी जो हशर हुआ है ना, वो देखें कि गटर उबलने और आलाइशें पड़ी हुई हैं, वही जो उससे बदबू पैदा हो रही है। अभी भी बिल्कुल, क्योंकि चिकनाई, गंदगी, और आप ये देखिए जगह जगह जो कुछ लोग हैं जो ओजियां रख के, जो आलाइशें रख के, वो भी वहाँ पे रोड पे मेन चौराहों पे इस तरह से रख के बैठ गए। निदा मैनहोल कवर नहीं है, बहुत से लोगों ने क्या किया कि उसके अंदर फेंक दिए उजड़ियाँ, उसके अंदर मैनहोल के अंदर फेंक दिए, क्योंकि कवर नहीं थे। उन्होंने कहा कि चलो बस इसी के अंदर वो कर, ढक्कन नहीं थे, उसमें चली गई, अब वो सारा लेन ब्लॉक। बिल्कुल, अब इसके जिम्मेदार कौन है? यही है। अच्छा, और मवेशी मंडी खत्म हो गए, उसके बाद जो है वहाँ पे गंदगी के ढेर, मतलब वहाँ पे जो गंदगी फैली है, अवाम के घरों में मक्खियों का पूरा का पूरा जो है वो आबादी है, सारी पूरी आबादी, जहाँ पे मंडी लगती है उसके सराउंडिंग में सारी जो है प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं, तो बदबू तो अभी तक आ रही है। बहुत गंदी स्मेल है, मक्खियाँ जो है वो टूट पड़ी हैं, ना कोई स्प्रे का इंतजाम है। आप मुझे ये बताएं ना कि कितने साल हो गए इन्होंने कोई मसला नहीं, इन्होंने स्प्रे का इंतजाम कुछ हो नहीं है। हालांकि ऐसे दिनों में बाकायदा स्प्रे होता था। हम सुजुकी जिला इंतजामिया और UC के चेयरमैन जो है सुजुकियों पे रख के या स्कूटरों पे रख के मशीन होती थी, उससे इलाकों में स्प्रे छोटे गलियों में जाके करते थे। बड़े तो नहीं जा सकती ना बड़ी चीजें, वो स्कूटर पे रख के निकल जाते थे। अब कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए ये काम छोटे छोटे काम है, ये आवाम के जो काम है बहुत छोटे छोटे हैं, उसको ये पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है। देखें हम कराची का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं
कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये पूरे पाकिस्तान का माशी हब है। सिंध का 95% रेवेन्यू कराची कमा के देता है, तो जो शहर कमा के दे रहा है उनको थोड़ा फैसिलिटेट तो करो, उनके घरों के आगे जो हशर हुआ है उसको सही तो करो। अब फिर जो है अब सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, अब बताएं बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी? अभी फिर बेरोजगारी तो अभी भी कहाँ से कहाँ और ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मतलब ये है कि कहाँ जाएंगे? जब ये पिछली मरतबा जब ये कोरोना कब आया था तो उस वक़्त भी इन्होंने कहा था कि असम्बली के फ्लोर पे कहा था हमारी बहन जो है शैला रज़ा कि हमने 8 अरब रुपए का राशन दिए और एक हाथ से दिए और दूसरे हाथ को पता नहीं लगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। वो इन्होंने पैसे खुद खा लिए, डीसी से लिस्टें, डीसी से नहीं। इसलिए तो असम्बली की फ्लोर पे मैंने कहा मेरी बहन आप सही बोल रही हैं कि आपने एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं लगा। जाहिर है जैसे 13 साल से 14 साल से होता आ रहा है। मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध के अंदर 60 अरब रुपए दिए एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपए। मैंने कहा एक एक गांव विलेज का आप जाके मैंने कहा पूरा बायोडेटा सिस्टम से दिए हैं और वो पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि फला विलेज में किसको पैसे मिले। मैंने कहा आपके 8 अरब रुपए का बताए ना, ऑडिट करवाएं, उसके 8 अरब 60 अरब का भी आपको पता चल जाएगा और आप अपने 8 अरब रुपए का करवाएं, ऑडिट कराएं ताकि पता लग जाए। कितने 12.5 या 12,000 कुछ इस तरह के ना, 12,000 रुपए फी खानदान दिए थे और 60 अरब रुपए दिए थे। क्योंकि सिंध में जाहिर सबसे ज्यादा गुर्बत और ये तो हालांकि पहले रखे थे 44 अरब रुपए सिंध के लिए, लेकिन जब वो डेटा कलेक्ट किए तो उनसे वो ज्यादा थे, तो 60 अरब रुपए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिए हैं इसके लिए उस दौरान। बात ही कि सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी अब्बास भाई बोल रहे थे यहाँ कराची के अंदर यहाँ तो मुखीर हजरात माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं कि वो कर रहे हैं, क्योंकि हम कच्ची बस्तियों में रहते थे और हमें पता है कि भाई फ़ोन आते थे कि भाई ये ट्रक राशन आ रहा है, लोगों में तकसीम करे, ये करे वो। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट तो कहीं नज़र नहीं आई। शुरू में इन्होंने DC ने कहा है कि भाई लिस्टें बना दे, हर यूनियन कौंसिल के जो मुस्तहिक थे उनकी लिस्टें बनाई। अब जाहिर इतने बड़ी यूनियन काउंसिल से अगर 400-500 लोगों की लिस्ट बनाई तो इन्होंने कहा कि राशन तो साईं 10 लोगों का आया हुआ। अबे 400-500 में 10 लोगों को कहाँ से राशन देंगे? बिल्कुल, ये तो खैर बहुत ही बड़ा अलमिया था कि इस बार इस मामले में बहुत ज़्यादा और बाकायदा लोगों ने तस्वीरें ले लेके, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एमएनएस एमबीएस इनके भी थे, अगर उन्होंने दिया भी जो है पूरी लाइनें बना के अपने दफ्तरों के बाहर, तो उन्होंने तस्वीरें भी भरपूर ली। मतलब हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये चीज़ कहता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, क्योंकि मतलब सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि अपनी इज्जतों से डरते कि खुदा न खास्ता किसी को पता चल गया, मजबूर होके अगर वो भूख की मतलब मुफलिसी भूख और मतलब गुर्बत की वजह से आके परेशान होके कुछ लोगों ने तो खुदकुशियाँ कर ली हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं। लेकिन अगर जब इस तरह की वाक़यात सामने आ जाते हैं और फिर उनकी पिक्चर्स जैसे वायरल हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस का मुकाम है। हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं जाइए करें, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, अगर NGOs मतलब फलाई इदारे कराची में सिंध में नहीं होते हैं, अंदरून सिंध में, तो कराची का क्या सूरत हाल होती। इस तरह से मैं बात करूं अगर PTI की, तो मैं उनको भी काफ़ी अप्रिशिएट करूंगी। मतलब जिस तरह से इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को जो है उन्होंने उनके जो 12,000 का था उन्होंने वो लोगों को मतलब पूरी डाटा एंट्री करके उनकी पूरी जो है डिटेल्स लेके जो मुस्तहक लोग हैं उन तक जो उनकी पेमेंट पहुँचाई गई। ज़ाहिर है ये एक बहुत ही अच्छा नेकी का अमल है। हर शख्स जो मतलब सफ़ेद पोश लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से जाके दुकान से या अपनी फैमिली का जिस तरह से भी मतलब जो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उन्होंने जो है अपने ही पैसे मतलब ज़ाहिर ये भी हमारे टैक्सेस के पैसे होते हैं जो कि हमें उन्होंने रिटर्न किए हैं, और ये एक अच्छा अमल था इमरान खान साहब का। और जिस तरह से उन्होंने राशन दिए, इस तरह से MKM के भी काफ़ी लोगों ने जो है उनके कारकुनान ने काफ़ी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा अपना पार्ट अदा किया। इसी तरह से फलाई NGOs का जिक्र करे थे कि अगर वाकई वो ना होती तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता, हम नहीं सर्वाइव कर सकते। देखिए मैं तो खुद ऐसे इलाकों में गया हूँ जिन्होंने राशन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसको किसी तरीके से उस इलाके की जो अच्छी ख़वातीन थी
उनके ज़रिए हमने पहुंचाया। अच्छा, दूसरा ये कि एहसास प्रोग्राम की आप बात करें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें एक शिक ये है कि अगर उसके नाम कोई मोटरसाइकिल हो या बैंक अकाउंट ऐसा हो तो उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, इस चीज़ में ये जो नहीं, वो मुस्तहक नहीं हुए ना फिर। अभी जो वबा फैली हुई है उसमें मुतवस्सिल तबका जो है, जो सफ़ेद पोश है, वो मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास। हर घर में बाइक तो होगी ना, बिल्कुल। अगर है तो उसको नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। वो बहुत और ज़्यादा हमने मुतासिर है, फोकस भी बिल्कुल। और उसको वो किया था। जॉबलेस कितने हो जी। चुके हैं, मतलब अभी कितनी हमने प्राइवेट फोकस ही उसको फर्म्स हैं किया था, जिन्होंने। हमने फोकस ही उसको किया था। बहुत अच्छी और हमने बात है। उनके घर पे जाके दिया था, क्योंकि जबरदस्त। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, वो किसी से एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे। हाँ, उनका अगर भाई होगा, भाई भाई को सपोर्ट कर देगा, बहन कोई अच्छी होगी तो वो सपोर्ट कर देगी। तो हमने यही किया था। हमने उस इलाके की जो हमारी कारकुन बहनें थी ना, उनके ज़रिए हमने ऐसे लोगों के घर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, जो क्योंकि जॉब उनको जो है फाइनेंशियली बिल्कुल क्राइसिस में आ गए थे, उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई थी, उनके घर में खाने को नहीं था और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सफ़ेद पोश आदमी देख रहा है कि सुबह जो है अच्छे कपड़े पहन के निकल रहा है, आ रहा है, और एक माशरे में एक मकाम भी होता है, तो वो बड़ा मुतासिर हुआ है। सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है। वो अगर वो बेचारा जो है इस कोरोना से पहले 10 लोगों को खुद पाल रहा होगा, अपनी अगर उसने दुकान खोली होगी तो 10 लोग उसने एम्प्लॉइज रखे होंगे, वो उसकी वो चीज़ बंद हो गई, वो उसके खाने के लाले पड़ गए, तो वो तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो हमने फोकस उसको किया था। मैं रात के अंधेरे में खुद जाता था और ऐसे लोगों के घरों पे देता था। बहुत अच्छी बात है। जतिन साहब, आप बताएं आपने किस तरह से, क्योंकि आपके पास भी काफ़ी इस तरह की सफ़ेद पोश लोगों को आप भी जानते होंगे। अच्छा, हमने भी ना मतलब कुछ NGOs हमारे साथ थी, हमने भी उनके साथ मिल के लोगों को इस तरह से किया। लेकिन हमने मस्जिद के जो पेश इमाम होते थे, क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद हजरात वहाँ पे आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो ज़ाहिर सी बात है आपस से बुज़ुर्ग बैठ के बातें करते थे अपने घर की। तो उनसे हमने कह दिया था, हमने कहा था कि अगर कोई इस तरह के आपको लगता है कि कोई मामलात हैं तो आप हमसे ज़रूर किएगा। तो मस्जिद के जो पेश इमाम हो गए या मौज़िन साहब, उन्होंने फिर हमारे साथ इसमें काफ़ी जो है कोऑपरेट किया था और उन्होंने हमें बताया था। तो हम लोग जो है फिर बच्चे भेज दिया करते थे और वहाँ पे मतलब उनकी जो टीम होती थी NGOs वगैरह, तो वहाँ पे वो रात में ही जाके इस तरह से करके आ जाया करते, तो मतलब किसी को पता भी नहीं चलता था। आपके पास कोई इस तरह का कोई आया कोई मैटर जो मतलब आपको पता हो कि मतलब आपके ही हल्के में कोई इस तरह की फैमिली है जो कि उन्होंने कई रोज़ तक खाना नहीं खाया, मतलब काफ़ी परेशान है? बिल्कुल, काफ़ी मैंने जैसे अभी आपको पहले कहा कि बहुत से ऐसे लोग जो हमें पता नहीं था, लेकिन ये नहीं कि भाई वो बताया, और हम बाकायदा हमारी टीमें लगी होती थी हर वार्ड सतह पर कि भाई जो मुस्तहिक लोग हैं, हमने उनकी लिस्टें बनाई थी, हमने तैयार खाना भी उनके घरों पे भेजते थे। अच्छा, बाकायदा हमने वो बात ये नहीं था। पिछले साल तो ये ना कि चलो जो सफ़ेद पोश बंदा था उसके पास फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा हुआ था घर में, कोई लाख या 1.5 लाख, उसने तो उससे खींच लिया। लेकिन अब ये जो लेयर आ गई ना, इसमें बड़ा मसला है। बहुत अब वो बहुत से नहीं कि वो पैसे तो अभी है, पिछले साल तो जैसे भी तैसे था वो उन्होंने तो खींच लिया, लेकिन ये अभी इसके लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए। लोगों की कमरें टूट चुकी हैं क्योंकि बिल्कुल, बेरोजगारी तकरीबन इस 1.5 कदर बढ़ साल गई हो है, गया, 1.5 साल हो बहुत गया, और ज़्यादा वो हो इससे गया है। कारोबार बड़ा मुतासर हुआ है। और लोगों के जो खासकर टेलीविजन थे, अब आप देख लेना कि भाई ये जो होटलों पे फिर दोबारा पाबंदी लग गई है कि भाई अब वो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास या गरीब लोग जो कच्ची आबादी होंगे, तो इसी होटलों में, अब जैसे मेरा इलाका है क्लिफ्टन के साथ टच है, वहाँ तकरीबन 80% जो एम्प्लॉई हैं वो यही कच्ची आबादियों की 80-90%। अब वो वहाँ से कमाते थे, उनको सैलरी मिलती थी या डेली वेजेस थे, तो वो अपने घर का पूरा एक सिस्टम चलाते थे। अब वो बंद हो गए तो फिर उनके लिए बड़ी परेशानी का वो बायस है। तो ये इसके लिए भी बिल्कुल अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारे पार्टी के सीनियर, हमारे गवर्नर साहब, खासकर इमरान इस्माइल साहब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो खुसूसी तौर पर हमारे जो कुछ एरिया जो बिल्कुल पसमानदा है, तो उनको उन्होंने किया हुआ है, और वो हमें ख़ुद फ़ोन करके बताते हैं कि भाई आ जाइए, ये राशन है, अपने इलाकों में बांट दें। अच्छा। तो हम कर रहे हैं, हमारी तो पूरी टीम लगी हुई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अभी फिर इंशाल्लाह 29 के बाद वो एहसास प्रोग्राम के पैसे फिर मिलना शुरू हो गए। लेकिन ये अब्बास भाई ने अच्छी बात की कि कुछ सफ़ेद पोश फैमिली ऐसी कि अगर मोटरसाइकिल है, तो ये बात हमने भी की है कि अगर किसी के पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट का भी मसला है, तो कि पासपोर्ट वाले को भी वो नहीं मिलेगा। तो हमने कहा है कि भाई एक वो
सपोज एक गरीब आदमी है, उसकी वालदा है या उसके वालिद हैं, वो उम्रे पे जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने हज और उम्रे के लिए बनाया है ना। जी जी। या मैंने ऐसी फैमिली भी वहाँ देखी हुई है मेरे हल्के में है कि भाई वो तो बंगलों पे या चौकीदारी करते हैं या ड्राइविंग वो करते हैं, वो साहिब हैसियत लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई हम आपको हज पे भेज रहे हैं। एक ड्राइवर है, उनको कह रहे हैं मैं आप हज पे भेज रहा हूँ, ज़ाहिर है बगैर पासपोर्ट को तो नहीं जा सकते ना। तो वो जब उसने बना दिया तो ये तो नहीं कि भाई वो कोई अमीर है कि साहिब हैसियत है, उसने हज पे या उम्रे पे भेज दिया। तो हमने ये पॉइंट आगे रेस किए कि कम से कम इस चीज़ को देखा जाए कि भाई ये पासपोर्ट, और या अगर किसी के पास एक मोटरसाइकिल है, और अब इंशाल्लाह काफ़ी वो डाल दिए फैमिलीज़ को। आप यहाँ से पीपल्स पार्टी की वो देख ले कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वहाँ 8.5 लाख लोग, यानी 8.5 लाख लोग उससे निकाले गए हैं। वो इन्होंने कैसे कि भाई वो आपके सामने भी हैं, यानी इवन के एमएनए तक उसमें थे, वो भी लेते रहे। एक शर्म का मुकाम है कि भाई एक एमएनए भी होते, एक ब्यूरोक्रेट भी लेते रहे, उनके अपने ही मतलब लोगों की ये गरीबों की एक चीज है, ये करप्शन है। अब मुझे ये बताए कि 8.5 लाख रुपए, सपोज अगर पर मंथ 2,000 रुपए भी आप लगा ले तो 8.5 लाख लोगों की मंथली कितनी वो बन रही है। तो ये इन्होंने तो इस पे भी हाथ साफ किया, यानी ज़कात के पैसे भी इन्होंने नहीं छोड़े, यतीमों और बेवाओं के पैसे भी नहीं छोड़े। अच्छा, ये जो एहसास प्रोग्राम है ये भी ज़कात का ही वो है? बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ये तो स्टेट ने रखा हुआ है कि भाई मुस्तहिक लोगों के लिए उससे आता है। और एहसास अब तो माशाल्लाह खान साहब ने काफ़ी प्रोग्राम कर दिए, कामयाब जवान प्रोग्राम के भाई नौजवानों के लिए बड़ा, और 29 तारीख से अनाउंसमेंट के बाद उसके बाद कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी देखें स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को ये वार्न किया कि हर बैंक, हर ब्रांच मंथली एक केस लाजमी करेगा, किसी नौजवान को लोन देगा रोजगार का। अब स्टेट बैंक का ये निकला है, और आप हिसाब लगाए मुख्तलिफ बैंक हैं और इनके हज़ारों की हिसाब से पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस हैं। तो अब वो शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बैंक नहीं देगा तो उनको कैंसिल हो करेंगे। ये स्टेट बैंक का एक सर्कुलर निकला है और उन्होंने तमाम उसको वार्न किया है। दूसरी बात ये है कि खान साहब जो ना वो सेहत कार्ड, आप अब देखना सूबाई गवर्नमेंट मुखलिस ने एक अच्छा काम हो रहा है, तो चाहे वो फेडरल करे या सूबा करे, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सही बात है। सेहत कार्ड खान साहब ने इनको कहा था, उनका तरीक़ाकार ये होता है कि ज़ाहिर वो इंश्योर्ड है कि भाई उसमें 70% फेडरल देता है, 30% सूबा देता है। पंजाब के अंदर केपीके में तो आप पूरे सूबे को कर दे, चाहे वो अमीर है या गरीब है, 10,20,000 रुपए का इलाज वो कर सकते हैं उस कार्ड के। अच्छा। पूरे केपीके में, पिछली मरतबा केपीके में मखसूस जो मुस्तहिक लोग थे, इस मरतबा इन्होंने पूरे सूबे के लिए कर दिए। अब पंजाब के वो कर रहे हैं तो अगले उसमें बजट में पूरे पंजाब के लिए, लेकिन सिंध में यहाँ इन्होंने मना किया था। इन्होंने कहा हमें सेहत कार्ड नहीं चाहिए। भाई आपको नहीं चाहिए, आप तो खुद अपने इलाज लंदन में कराते हो, अमेरिका में कराते हो, लेकिन एक गरीब आदमी जब वो बीमार हो। गवर्नमेंट से बात की थी जी बिल्कुल, खान साहब ने और के सानिया नश्तर साहिबा ने बात की थी, इनके साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया कि हमें सेहत कार्ड नहीं चाहिए और ना लेने की वजह नहीं बताया। बात ये है कि भाई वो खाली प्रोजेक्ट जो ना फेडरल गवर्नमेंट का था, अगर यहाँ आता तो इनके जहन में ये था कि लोग को कहते कि भाई ये तो इमरान खान का है। तो ये तो अवाम का है, अवाम गरीब अवाम के लिए है। आप कहते हो कि गरीब अवाम के लिए, तो जब फेडरल गवर्नमेंट ने आपको ऑफर भी की, फेडरल गवर्नमेंट 70% पे भी कर रहा है, उसमें 30% आपने करना है, लेकिन वो 30% के लिए भी ये एग्री नहीं हुए। नेता मुझे ये बताए कि एक गरीब आदमी जब बीमार होता है तो उसके घर में तो ज्यादा से ज्यादा घर होंगे लाख रुपए, वो परेशान होता है। नहीं बहुत सारे मैंने सही देखा है जो वो रगड़ के एरिया में जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं कि भाई लोगों से लोन लेते हैं, लोगों से लोन लेते हैं, या अगर कोई उनका कोई मकान हो किसी कच्ची बस्ती में, तो वो जाहिर है अभी अगर मेरी माँ या मेरा वालिद या मेरा भाई या मेरे बच्चे या मेरी वाइफ बीमार होगी तो उसके लिए तो मैं कहीं से भी पैदा करूंगा ना। पैसे सूद पे लेना पड़े तो सूद पे भी, हालांकि आराम है सूद, लेकिन वो उसको देख के फिर वो करते हैं। लेकिन जब अब ये 10 लाख का कार्ड जब उसके जेब में पड़ा होगा तो कम से कम उसको फिक्र नहीं होगी। और आप यकीन करें केपीके में सेकंड उसमें जब इमरान खान साहब पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी से जीती, तो उसमें सबसे मेन फैक्टर ये भी था कि जो सेहत कार्ड वहाँ दिए
तो वहाँ लोगों ने, गरीब लोगों ने कहा है कि तो बाकायदा खान साहब ने हमें ऐसे वो दे दिए कि भाई ये हमारे जेब में पड़ा। पहले हम परेशान होते थे, कोई बीमारी आती थी तो हमें या ज़मीन बेचनी पड़ती थी या मकान बेचना पड़ता अच्छा, था। सेहत कार्ड मतलब वो एक घर के सरबराह को एक ही मिलेगा। जी, जी। और उसी में 10 लाख का, जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट 10 लाख 20 हज़ार जो अमाउंट है, जी, उसी में ही आपने जी, अपनी जी, जी, फैमिली मेंबर्स को जी, जो भी ट्रीटमेंट करवाना जी, वो जी। करवा सकते उसमें हैं। ये देखो निधा, आप अगर कोई बीमार होता है तो जी। वो जब एडमिट होता है और यहाँ तक जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होता है तो बाकायदा घर तक किराया भी दे देते हैं कि अच्छा, 2000 या 3000 रुपये ये घर तक किराया है आपका। जबरदस्त। ये और क्या ज़बरदस्त चाहिए इतना, था? तो ये मैं बोल रहा हूँ कि सूबाई ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 14 साल है और रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, लेकिन ना रोटी है, ना ना कपड़ा रोटी है, ना कपड़ा है, मकान ना है, मकान सब है। कुछ ही तो बर्बाद हो बस चुका है। यहाँ पे सब आवाम बर्बाद, परेशान आवाम हाल है, परेशान लोगों है। के सरों से छतें छिन गई हैं, लोग बिल्कुल, भूख, मुफलिसी, बिल्कुल, बेरोजगारी बिल्कुल। की आप देखिए, मतलब क्या, मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। मैं जब देखती हूँ, मैं रोड पे लोगों को देखती हूँ, अच्छे खासी फैमिली के लोग जो है लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है देख के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुर्बत बेइंतहा बढ़ गई है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लान बनाने चाहिए। कराची से बुरा हाल है, और जैसे अभी 4th लेयर आई है, इसमें 26 जुलाई से सारी चीज़ें बंद होने का आ गया है। अगर कच्ची आबादियों में आप चले जाएं, उनके घरों के आगे सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है, और इस कुर्बानी के बाद उसमें जो है वो आलाइशें खून और भी शामिल हो गया है, मिल गया है। आलाइशें, सही बात तो अब लॉकडाउन होगा, लोग अपने घरों पे रहेंगे, तो क्या क्या बीमारियां फूटेंगी, क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, गरीब आदमी तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ही जाएगा ना, जी, वहाँ पे सेहत की सहूलत ही नहीं है, दवाएं नहीं है, तो क्या होगा। बिल्कुल। तो करप्शन बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हर इदारे का, चाहे वो सेहत को उठा के देख लें, तालीम को उठा के देख लें, और बल्दियाती निज़ाम को, लोकल बॉडीज़ को उठा के देख लें, हर चीज़ का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर ये 14 साल बहुत बड़ी बात होती है, अगर ये कुछ कर रहे होते तो कुछ ना कुछ तो बना होता। तबाह इन्होंने तो हर चीज़ को तबाह किया है, और सब चीज़ें तबाह होती चली जा रही हैं। जब तक अच्छा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए भी आप जो है फॉरेन फंडिंग लेते हैं। अलमिया है ये कि आप अपना, अफसोस का मकाम है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी वर्ल्ड बैंक इनको दे रहा है ना, मुख्तलिफ नालों का जो काम हो रहा है वर्ल्ड बैंक के पैसों से काम हो रहा है, जो कि इनको अपने पैसों से करना चाहिए था। इनके जो ये लोगों के, आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाते हैं, वो पैसे कहाँ गए 14 साल के? बिल्कुल। और पाकिस्तान से बाहर गए, इन्होंने यहाँ तो से बाहर ले देखो गए। जुल्म और जुल्म की इंतहा तो इन्होंने यहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन क्या इन्होंने हालत कर दी। बिल्कुल सही एक ही बात है। खानदान के 8-8 लोग पास हो रहे 8 हैं, लोग, और उस खानदान के अलावा कोई पढ़ा लिखा पढ़ा है लिखा नहीं। नहीं बिल्कुल है। सही बात जबकि है। जबकि यहाँ शहर में पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। वो अब आप वाली बात के चौराहों पे जो ना पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और वो प्यून की नौकरी मांग रहे हैं। प्यून यहाँ पे तो राइडर्स बन गए, मतलब MBBS नौजवान, बिल्कुल। हमारे मास्टर्स डिग्रीज उनके लेके पास है, वो उसके बिल्कुल बावजूद वो, मतलब ऐसे ही इसमें घूम कोई रहे हैं। शर्म नहीं है, ये भी बिल्कुल, मेहनत है, बिल्कुल। लेकिन अफसोस का क्या करें, मुकाम है कि वो उनको उसके कोई ऊपर अच्छी अपने- फॉर्म नहीं रख रही है अपने बिल्कुल, पास। हाँ, तो वो ये इनका ये नहीं कि इन्होंने वो पब्लिक सर्विस कमीशन को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही बात है। पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा से बस ये कहने हैं कि आप 80 की दहाई से बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया था, वहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई हैं उस आज इस नहज पे पहुँच गई हैं कि इस कराची शहर का एक बच्चा भी पब्लिक सर्विस कमीशन में पास नहीं होता। 8-8, 9-9 बच्चे एक ही ख़ानदान के पास हो जाते हैं, जो कि चेयरमैन साहब थे। ये तो पूरा उनके खिलाफ इंक्वायरी खुली हुई है कि उनके घर के सारे बच्चे पास हो रहे हैं, क्या उन्हीं के घर के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरों के घरों के बच्चे नहीं पढ़ते। सही। तो आप करें, इस शहर के, इस सूबे के बच्चों के लिए करें, उनको ज़बरदस्ती, आप कहते हैं ना नहीं पढ़ने जा रहे, उनको ज़बरदस्ती कुछ पढ़ाया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में बैठाया जाए, तो आप देखें कराची का अच्छा टैलेंट जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा है। बिल्कुल। और मुल्क से बाहर जाके वो क्या क्या बन रहे हैं, ये सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, उसने दिखा दिया कि कराची के बच्चे कहाँ जाके क्या चीज़ें कर रहे हैं। अगर यहाँ का बच्चा यहीं पढ़ेगा अच्छा और यहीं पे करेगा तो खिदमत करेगा, तो इस मुल्क की खिदमत करेगा। उनको आगे लेकर आएँ और इस मुल्क की खिदमत कराएं और उसमें अच्छे लोगों को डालें, यहाँ की चीज़ें अच्छी करें तो चीज़ें अच्छी होंगी, वरना तो सब जो है तबाह बर्बाद होता चला जाएगा। इस 18वीं तरमीम को ख़त्म होना चाहिए। ये 18वीं तरमीम आवाम दुश्मन है,
आवाम से जीने का हक छीन लिया इस 18वीं तरमीम ने, क्योंकि सूबे का इख्तियार आ गया। सूबे में वो लोग बैठे हैं जो इस सूबे को बनाना नहीं चाहते, इस सूबे को तबाह करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के इख्तियार से इन अच्छे लोगों को चीज़ें दी जाएं, इनसे ऐसी चीज़ें लें, क्योंकि ये खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं और सारा कराची का और पूरे पाकिस्तान का पैसा ले आके बाहर बैंकों में रख रहे हैं, जायदादें खरीद रहे हैं। ठीक है जी, कल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या लगता है कौन बाजी जीतेगा? इंशाल्लाह पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे, क्योंकि देखिए आज़ाद कश्मीर के अवाम, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि पंजाब और केपीके के अंदर नज़र आ रहा है उनके वहाँ जो पीटीआई ने डिलीवर किए, तो इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अवाम भी यही को नज़र आ रहा है कि यहाँ अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इंशाल्लाह यहाँ भी तब्दीली आएगी और यहाँ भी बेहतरी आएगी। तो कल 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। चले जी, देखते हैं जीत का ताज किसके सर पे होगा। बल्दियाती इलेक्शन में किसके इत्तेहादी होंगे? देखें, एमक्यूएम ने कभी किसी के साथ बहुत कम ऐसा हुआ है कि इत्तेहाद किया है। बल्दियाती इलेक्शन में अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो है, लेकिन इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में जो आवाम ये सारी सूरत हाल देख रही है और वो देख भी रही है कौन काम कर रहा है, इंशाअल्लाह आवाम एमक्यूएम को ही चुनेगी और बल्दियाती इलेक्शन। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इलेक्शन कराया जाए, उससे पहले रिव्यू किया जाए, कानून में तरमीम की जाए, लूला लंगड़ा बल्दियाती सिस्टम ना दिया जाए, बाकायदा इख्तियार के साथ दिया जाए, ताकि आवाम को जो है आवाम को डिलीवर हो सके। ठीक है जी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैसेज तो मैं यही कहूँगा, नाजरीन को यही कहूँगा कि अब भाई सिंध गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रखिएगा, अपनी मदद आपके तहत काम कर लिएगा। ये आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, ये आपके घर के सामने से कचरा नहीं उठाएंगे, ये आपके घर के सामने से आलाइशें नहीं उठाएंगे, इनसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखिएगा। इनका काम है कराची को तबाह करना। ये कराची को तबाह करने का अज़म लेकर आए और ये पूरा करेंगे। अगर कराची को कोई बेहतर बना सकता है तो वो वाहिद एमक्यूएम है, जो इससे पहले भी उसने डिलीवर किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी डिलीवर करेंगे। ठीक है जी, अब्बास साहब तो बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं मुझे सिंध गवर्नमेंट से, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो सिंध के अवाम को ये कहूँगा कि इंशाल्लाह 2023 में मैं सिंध के अंदर भी तब्दीली देख रहा हूँ और इंशाल्लाह ये जो यहाँ पर चोर और डाकू जो खाली अपनी बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं और उनके शाहाना ज़िंदगी में दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और आवाम दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2023 में जिस तरह केपीके में तब्दीली आई थी, फिर पंजाब में आई, तो इंशाल्लाह 2023 में सिंध के अंदर भी तब्दीली आएगी और कराची से लेके कश्मीर तक पीटीआई की गवर्नमेंट होगी और इंशाल्लाह जितने भी यहाँ एजुकेशन के निज़ाम को भी बेहतर करेंगे और यहाँ पर हेल्थ के निज़ाम को और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब आपका। अब्बास साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैं अभी जिक्र कर रही थी ब्रेक से पहले, हम ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कल आज़ाद कश्मीर में जो है मेला सजेगा। देखते हैं किसके सर जीत का ताज होगा। इसी वाले से वहाँ की कैंडिडेट हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर अहमद ख़ान, उम्मीदवार हल्का LA 40 वैली 1 PSP से इनका ताल्लुक़ है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ईद मुबारक आपको। जी, आप लोगों को भी ईद मुबारक, कुर्बानी मुबारक। थैंक यू सो मच। जिस तरह अभी मैं जिक्र कर रही थी, कल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है और जीत बोलियो, कल मेला सजेगा। देखते हैं जीत का ताज किसके सर पे होगा, क्योंकि अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून, PSP और जमात इस्लामी PP, मतलब ये सभी वहाँ के से जो है उम्मीदवार के लिए मतलब वहाँ पे उन्होंने खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, PTI भी मतलब उनका भी बहुत एक अहम किरदार है, जैसा अभी जुदून साहब बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कल हम ही जीत जाएं, वो जीत का ताज हमारे ही सर पर आ जाए, तो आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मैदान में सब लड़ रहे हैं, खड़े हैं सब, लेकिन ये है जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो PTI के हवाले से अब खास आम जानता है
गंडापुर साहब भी पैसों के समेत पकड़े गए हैं। और ओहो। आज आपके नॉलेज में इजाफा करूं, या ऑलरेडी आपको मालूम हो कि आज ख्वाजा फारूक साहब की गाड़ी पकड़ी गई है और रंगे हाथों वो पैसों के साथ पकड़े गए हैं। अमल दखल तो है डेफिनेटली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो असरअंदाज करने की कोशिश हो रही है। तो मतलब आपको क्या लगता है पीएसपी कितनी स्ट्रांग है वहाँ पे? देखिए, कैसी तैयारी है? पीएसपी ने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं, एक जम्मू 34 पर और LA 40 वादी 1 पर। आप हैं ठीक है वहाँ जी, से। मैं LA 40 वादी 1 पर खड़ा हूँ। तो पीएसपी ने पहली मर्तबा, चूंकि ये वो पार्टी है जो तूल अर्ज में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की ये मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी है सैयद मुस्तफा कमाल साहब की क़यादत में, जो बेबाक और निडर क़यादत है। कौन नहीं है वाकिफ़ मुस्तफा कमाल साहब से? मुस्तफा कमाल साहब को जब मौका मिला उन्होंने कराची की खदमत की, और ऐसी खदमत की कि बच्चा बच्चा जानता है इस चीज़ को। अगर 300 अरब उनको मिले तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, अगर कोई इल्ज़ाम लगाए भी 1 रुपये का तो वो साबित नहीं कर सकता है। और इंटरनेशनली उनको बिल्कुल ये इस चीज़ का ये दिया गया बाज़ाब्ता तौर पर कि उनको फीडबैक मिला इस चीज़ का कि उनको आलमी लेवल पर मेयर अवार्ड मिला है। वो इस बात का सबूत है और गमाजी करता है इस चीज़ की कि उनकी मेहनत, उनकी लगन, दिन रात जब कराची वाले सोते थे वो अंडरपासेस के अंदर खड़े होते थे रात के 3 बजे 4 बजे। ये सबको मालूम है। एनर्जेटिक हैं, काम करने वाले हैं, बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मिलत और ये लिसानियत से बाला होकर इन्होंने, जिस दिन वो पहला दिन था कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने और अनीस कायम खानी भाई ने, तो मैं सोच रहा था मैं पता नहीं 2 घंटों के बाद क्या होगा। लेकिन कतरा कतरा दरिया में शवर, और वो दरिया नहीं बल्कि अब समंदर बनने जा रहा है। अच्छा जी जी डेफिनेटली। क्यों? देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूं, जितनी भी पार्टीज़ हैं सब हमारे लोग हैं, लेकिन डिलीवर करने में हर एक नाकाम हुआ है। जब नया पाकिस्तान बनने की बात हुई और PTI सामने आई तो PTI डिलीवर करने में नाकाम है। गरीब कहता था कि मैं दाल रोटी खाऊंगा, गुजारा कर लूँगा, लेकिन वो दाल उसकी पहुँच से बाहर है। आप ये देखें 300 रुपये दाल का किलो है, 280 रुपये है, मुर्गी 600 आपके सामने है जी 600 रुपये पर मुर्गी पहुँची है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं गरीब का क्या हाल है। क्या तनख्वाहें इस लेवल से बढ़ी हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आप अगर आप फीसदी में इसका हिसाब लगाएंगे तो कहाँ जाकर बात जाती है। लेकिन अरबाबी इक़्तिदार को कतन इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि आम लोग किस हाल में। 15 मिनट की बारिश के बाद कराची डूबना शुरू हो जाता है। क्या इंटरनेशनली एक मेट्रोपॉलिटन शहर का ये हाल होता है? आप ईद के बाद अलाइशों का पहाड़ लग जाता है। पहाड़ लग गया है, यानी किसी को फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी तजूरियां भरने की। और जो 1100 और 1150 अरब जी हमें मिले हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर 1100 अरब इस शहर पर लगे होते, मैं कहता हूँ 100 अरब भी इस पर लग जाए ईमानदारी के साथ, ये शहर बोलेगा। रात के 12 बजे भी पता चल जाएगा कि ये वो रोशनियों का शहर है। अच्छा, अब आप देखें पिछले 13 साल में एक कतरा पानी का ऐड नहीं हुआ है। K4 का मनसूबा जवाल का शिकार है। आप देखें ये ग्रीन लाइन आ गई, येलो लाइन आ गई, सिर्फ किताबों में है, ऑन ग्राउंड आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। इंटरनेशनली अंडरग्राउंड रेलवे होता है, सर्कुलर रेलवेज होते हैं, आप देखें ट्रांसपोर्ट और मास कम्युनिकेशन का कैसा निज़ाम होता है, वो मफकूद है हमारे शहर में। अब चिंची रक्शे पर आ गए हैं लोग। जब अंग्रेज़ कभी देखेगा कि खान कोच की छत पर और दूसरे कोचों की छत पर लोग शाम को बैठकर जाते हैं, तो ये एक तकलीफदेह अमर है। हम कहाँ अपने आप को खड़े कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती हलकों में जो लोग बैठे हैं इतने सालों से और लोगों को वही गिस्सा पिट्टा नारा देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। बिल्कुल। अभी इस वक्त भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाल ये है कि बकरा मंडी लगी हुई है। अभी तक 10,000 रुपए फी वोट खरीदा जा रहा है। अच्छा, ओके मैं समझी अभी तक बकरा मंडी लगी हुई है, वो वाली बकरा ये वाली लगी हुई है। खरीदो फरोख्त जमीर खरीदे जाते हैं। सही। लेकिन वोटर को ये मालूम होना चाहिए, जब मैं वोट अपना बेच रहा हूं तो कल उस नुमाइंदे से कोई उम्मीद वो न रखे, उससे मुआखजा नहीं कर सकता, उसका गिरबान नहीं पकड़ सकता। ये तमाम चीजें, तो मैं समझता हूं जो पाक सरजमीन पार्टी है और उसकी क़यादत और उसका मंशूर है, वो इस वक्त सूट करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अवाम, बिलखुसूस सिंध और बिलउमूम पाकिस्तान, इस चीज़ का मुतकाजी है कि वो इस पार्टी को लब्बैक कहे। वजह उसकी ये है, वो नाउमीद हैं, डिलीवर नहीं हुआ है कुछ भी, बहुत तकलीफ में हैं लोग, लेकिन उनकी दादरसी करने के लिए कोई नहीं।
ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अपने अपने मंशूर है, जैसे रोटी कपड़ा मकान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो पीएसपी का क्या मंशूर है? पीएसपी का मंशूर तो बहुत बड़ा मंशूर है माशाल्लाह। अच्छा। सबसे पहले मैं बात करूं पीएसपी ने क्या दिया आपको। देखें, हम कहते हैं ये माशी इंजन है, माशी हब है, हमारी माशी शहरग है कराची। इस कराची में मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 2012-2013 में रमज़ान के महीने में एक दिन 59 लाशें गिरी हैं। कितनी? 59 लाशें। ये भी वक्त था। और जब अमन नहीं होगा किसी कौम के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, किसी शहर के अंदर, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वहाँ इंटेलेक्चुअल्स रह रहे हों, चाहे पीएचडी स्कॉलर्स रह रहे हों, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये कुदरती तौर पर जब अमन नहीं है, तो पीएसपी ने सबसे बड़ा काम आने के बाद ये किया, उन्होंने कराची को अमन दिया। इस वक्त कराची में कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही है। अब आप आराम से रात के 12 बजे भी घर जा सकते हैं। इसमें माने कि इसमें हमारी फौज का भी बहुत बड़ा किरदार है, रेंजर्स, हमारी फौज, हमारे पुलिस जवान जो है उनका बहुत किरदार है। डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बिल्कुल, इसको हम एंडोर्स करते हैं। पाक फौज, हमारी एजेंसीज, हमारे रेंजर्स के जवान दिन रात जहां वो सरहदों पर पहरा देते हैं, वहां उन्होंने आईएस ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी करके इस मुल्क को बिल्कुल बहुत कुछ दिया है। हमारी एजेंसी टॉप रैंकिंग पर है। वसाइल नहीं है इसराइल वाले, वसाइल नहीं है अमेरिका वाले, रूस वाले या यूके वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जज्बा इतना बुलंद है कि दुनिया में टॉप रैंकिंग पर नंबर 1 कहलाती है। और वो जज्बा, वो ईमान, हम तो सोते हैं लेकिन सितारे गवाह हैं इस बात के कि किस तरीके से हमारे जवान, मतलब वो अपने आप को नहीं देखते हैं, वो ये कहते हैं कि आज हम अपना कुर्बान करते हैं आने वाले कल, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। उनका तो उनके रोल को तो आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम सो रहे हैं सुकून की नींद, जाग रहे हैं जब हम सो रहे हैं। और उनके ब्रिलियंट दिमाग, उनकी कुव्वत इरादी हमेशा, हम तो इस चीज को एंडोर्स करते हैं और उनके साथ हैं हर वक्त, हर लम्हा हमारे दिलों में वो मौजूद है। उसको तो हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। लेकिन जहां तक पीएसपी का ताल्लुक है, पीएसपी ने ये वो स्टेप लिया। आप याद करें, शहर 15 मिनट की नोटिस पर आनन फानन बंद हो जाता था। कोई बच्ची घर से निकली हुई है, वालिदैन को पता नहीं कहाँ है, कैसे पहुंचेगी घर। कोई ड्यूटी पर है, उसको कोई पता नहीं होता गाड़ी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरी मोटरसाइकिल सलामत रहेगी या नहीं रहेगी। किसी की मतलब लाइफ की कोई गारंटी नहीं थी। अब आप देखें, दुश्मन मुल्क के हाथों हम यरगमाल थे। आपका रॉ का नेटवर्क पूरे कराची में काम कर रहा था, ठीक है, और वो स्लीपिंग सेल्स में और इस तरीके से आपकी मईशत को डुबो रहा था। कश्मीर की तहरीक, जो मकबूजा कश्मीर में हमारी माएँ बहनें अपनी उस्मतों की कुर्बानियां दे रही हैं, जो जवान गर्दनों की जरखेज फसल कटवा रही है, जिन बुजुर्गों की तजलील हो रही है, जब वहां तहरीक थोड़ी सी अप हो जाती थी, शबाब पर होती थी, तो इंडिया क्या करता था, वो एक प्लॉट खींचता था कि कराची में इनकी बदअमनी करो, यहाँ टारगेट किलिंग करो, यहाँ के हालात को तबाह बर्बाद करो, और वहाँ हमारी न्यूज़ वो दब जाती थी। वो जो वहाँ प्रेशर बिल्ड होता था इंडियन फोर्सेस पर और इंडियन मतलब रॉ पर, बाकी एजेंसीज पर, या जो 11 लाख की फौज वहाँ बैठी हुई है, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे इंडियन आर्मी है, चाहे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन तमाम पर जो उनकी नींदें हराम होती थी, 72 घंटे वो उनका बूट पट्टी नहीं खुलता है, लेकिन उसके एवज वो क्या करते थे, यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। और कश्मीर की जो वो उनका राइट है, हक की आज़ादी उनका, या उनका वो ख्वाब। अच्छा, मैं आपको एक ज़मनन एक बात करूं, कश्मीर में अगर आपको किसी को कहें कि आप हज पर जाना चाहेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे, मैं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां के लोग प्रेफरेंस देते हैं पाकिस्तान को पहले। ये उनका जज्बा है पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है, उनका ईमानी जज्बा, हवाओं का रुख, दरियाओं का रुख, हर चीज का रुख पाकिस्तान की तरफ। तो वो पाकिस्तान को मक्का और मदीना से कम नहीं समझते हैं। लेकिन उस तहरीक को सबूताज करने के लिए इंडियन रॉ कराची में बदअमनी फैलाता था, और कराची की बदअमनी आपकी मईशत को डैमेज करता था, आपके अमन को डैमेज करता था, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करता था, आपके सियासतदानों की आवाज दब जाती थी। तो आप जाहिर बता इंटरनेशनली या नेशनली आप वो कुछ नहीं सोच सकते थे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे इलेक्शन की, क्योंकि अभी बल्दिया टाउन के इलेक्शन मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद ही वहाँ के कैंडिडेट थे,
उन्होंने ख़ुद वहाँ से इलेक्शन लड़ने का भी वो खड़े हुए थे, उन्होंने कोशिश भी की थी कि जीत जाएँ, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से वो नहीं जीत पाए। इसी तरह से अभी ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन होने जा रहे तो उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद बहुत दावे वादे किए थे कि हम जीत जाते हैं तो हम वहाँ के अवाम के लिए करेंगे, बल्दिया टाउन के अवाम को पानी देंगे, क्योंकि वहाँ के अवाम पानी के लिए आपको पता है काफ़ी परेशान रहती है, वहाँ के अपने मामला बहुत अंदर के अंदरूनी मामला बहुत डिस्टर्ब है। तो अगर आज़ाद कश्मीर से पीएसपी विन कर जाती है तो आप लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे वहाँ के अवाम के लिए? देखें, पीएसपी अगर आज़ाद कश्मीर के हवाले से विन करती, चूंकि मैं पीएसपी ने चूंकि 2 ही कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो मेरा हल्का LA40 इंटीरियर सिंध से लेकर कराची और कराची से लेकर बलूचिस्तान में हमारा कोयटा और कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके से। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे मसाइल, अनगिनत मसाइल, और ये 2 दिन पर मुहित नहीं है। 60 to 70 ईयर्स यानी 6 से 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग बदकिस्मती से सिलेक्ट होते गए हैं, यहाँ से इलेक्ट होकर गए हैं, उन्होंने लोगों का काम नहीं किया, उन्होंने लोगों का काम नहीं किया। उसकी मैं एक मिसाल आपको अर्ज करूँ, कराची में इस वक्त 3500 वोट हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी। आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करूँ कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5500 वोट हैं कमोबेश, यानी बहुत छोटी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को आबाद करने के हवाले से इनकी आबादकारी आज तक नहीं हुई। 60 से 70 साल गुजर गए। कोई लांडी में रह रहा, कोई कोरंगी में रह रहा, एक घर किमाड़ी में है, कुछ हब में है, कुछ खुदा की बस्ती में है, कुछ सुरजानी में है। तो अगर हमें किसी जनाजे में जाना हो हमें 3 घंटे चाहिए, अगर हमें शादी में तैयार होकर जाना हो तो हमें 6 घंटे चाहिए आने जाने के लिए। अगर चाहते सिलेक्टेड नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे वो एक सोसाइटी कायम करते, इनको नॉर्दर्न बाईपास पर या कहीं भी, जैसे बाकी कम्युनिटीज़ ने, लाइक मेमन कम्युनिटी है, बोरी कम्युनिटी है, आगा खान कम्युनिटी है, पंजाबी सौदागरान है, इन तमाम ने इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास के साथ साथ अच्छी बड़ी मिकदार में 20-20, 30-30, 40-40 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है आने वाली नस्लों की फलाह और बहबूद के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी रेजिडेंशियल सेटलमेंट के लिए। लेकिन हमारे नुमाइंदों ने इन 60 साल में इस सेक्टर की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, सिर्फ बिरयानी खिलाई है और 2000 रुपए दिए हैं, और उन्होंने हमारे लोगों के गुर्बत को हैमर किया है, उससे नाजायज फायदा उठाया है। एक तो ये पहला काम आबादकारी का, बिरयानी बंद, 2-2000 रुपए देना बंद। हम सबसे बड़ी चीज उनकी आबादकारी करें, उस कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करें ताकि उनके मसाइल में इजाफा नहीं बल्कि वो खत्म हो सके। आने वाले वक्त में उनकी औलाद जो है वो एक दूसरे को पहचान सकें, उनके रिश्तों के मसाइल, उनके एजुकेशन के मसाइल, उनके बाकी दीगर मसाइल खत्म हो सकें। अच्छा, ये तो पहला नुकता है। दूसरी चीज़ ये, मेरी कम्युनिटी में बदकिस्मती कहिए 70 साल का अरसा आप क्या समझते हैं कम होता है? नहीं, बहुत होता है। अगर आप किसी महज़िब कौम को देखें तो 60 और 70 साल उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इन 60 से 70 साल में मेरी कम्युनिटी में मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद कोई प्रोफेशनल कॉलेज में नहीं गया, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई एंकर नहीं है, कोई बैंकर नहीं है हमारी कम्युनिटी के अंदर। अच्छा। ये अलमिया है। अगर आटे में नमक के बराबर कोई है भी तो वो अपने बल पर, जबकि AJK गवर्नमेंट में एक अच्छी परसेंटेज, एक कोटा सिस्टम है जिस पर आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले ले सकें, या आपको नौकरी के मौके में भी आपका रिजर्वेशन कोटा सिस्टम है, लेकिन वो आज तक किसी ने अवेल नहीं किया। ड्यू टू व्हाट कि इन मुंतखब नुमाइंदों ने वो कॉमन मासेस तक, ग्रॉस रूट लेवल तक आने ही नहीं दिया। अच्छा। हाँ, उनकी दौलत मल्टीप्लाई होती रही। हाँ। और उस गरीब का जो वोटर था उसका हाल वही है, और लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है उनके साथ ज्यादतियाँ हुई। ये 2 मसले ऐसे हैं कि जिन मसलों को उजागर होना चाहिए था नहीं हुआ। तीसरा एक और अलमिया मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं और आपकी वसातत से ये अरबाबी इक़्तिदार तक भी पहुंचाना चाहूंगा कि हमारी जो वोटर लिस्ट है उसमें जो असल वोटर हैं उनके नाम का इंदराज काटा गया। क्यों? ये तो उनसे कोई पूछे जिन्होंने ये काम किया। अभी 269 वोट्स कोयटा के लिस्ट में और कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके के थे, जबकि 1000 वोट काटा गया। अब इस वक्त उन्होंने जदोजहद की, मैं सलाम पेश करता हूं कोयटा वालों को। कोयटा वालों ने जदोजहद की, उसमें किसी और का किरदार नहीं है। कोई कहेगा आज अपनी इलेक्शन मुहिम जीतने के लिए कि ये मैंने किया, नहीं, वो वहां के लोगों ने वो आवाज़ बुलंद की और उन्होंने वो 1159 वोट अपने बहाल करवाए। ये पहली मरतबा हुआ है। अच्छा, ये एक अलमिया है।
दूसरी चीज़ ये कि दूसरी कम्युनिटीज़ का जिनका हक ही नहीं बनता इस वोटर लिस्ट में या इस हल्के में नाम दर्ज करवाना, उनके नाम दर्ज हैं, चाहे कहीं लगारी है या कहीं जरदारी हैं, तो इस तरीके के लोग भी हैं। अच्छा, इससे बढ़कर जो हमारे लिए बहुत अहमियत की बात है और बड़ा सेंसिटिव मामला है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट गैर कानूनी तौर पर इन्हीं लोगों ने बनवा कर दिए हैं ताकि इनके वोट बैंक में इजाफा हो, और उनका कोई इस्तेहकाक नहीं था उन लोगों का कि वो हमारी डोमिसाइल का या हमारी इस कौमी शनाख्त से फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये इलेक्शन तो आज़ाद कश्मीर के फ़ौज की निगरानी में हो रहे हैं, तो आप आज़ाद कश्मीर की फ़ौज की निगरानी में नहीं हो रहे। अच्छा, मैंने तो यही सुना है कि मतलब फ़ौज की फौज निगरानी, आज़ाद कश्मीर की नहीं, फौज मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की है। अगर उसकी निगरानी में होता भी है तो उससे कोई हमें तो हम वेलकम करते हैं उस चीज़ को, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं वोटर लिस्ट की और डोमिसाइल की, जो हमारा एक देरीना मसला है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, सही लोगों को उसका इंदराज हो और जिनका इस्तेहकाक है, जो हक रखते हैं, उन्हीं को डोमिसाइल दिया जाए। जो 2 नंबर तरीके से बने उसको खत्म होना चाहिए। इसमें इलेक्शन कमीशन को भी नोट्स लेना चाहिए, और जो डीसी हजरात हैं जो डोमिसाइल का हक रखते हैं इशू करने का, उनको भी चाहिए कि सही लोगों तक वो पहुंचे। लेकिन मेरा सवाल जो था वो ये था कि अगर पीएसपी वहाँ से जीत जाती है तो सबसे पहला काम आप वहाँ पे क्या करेंगे? अपना आज़ाद कश्मीर में? जी हाँ। अगर देखें, इस वक्त मैंने उसी के तनाजुर में आपको अर्ज़ किया कि अभी हमने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं जो सिंध बलूचिस्तान की इन 2 कंस्टिट्यूंसीज पर हैं, 34 जम्मू और LA40 वादी। देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे वहाँ है असम्बली जो वहाँ की है वो लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसका काम है, इन मेंबरान का काम क्या है कि वो कानून साजी करें। उनका काम गटर ठीक करना, रोड ठीक करना, पानी का मसला हल करना, बिजली का मसला हल करना नहीं है। ठीक है। जब आप नाई के हाथ में चीजल देंगे और तरखान के हाथ में या कारपेंटर के हाथ में उस्तरा देंगे तो काम सही नहीं होते। यही अमल होता है। आप लोकल बॉडीज निज़ाम, जो सिटी हुकूमत होती है, जब आप उनको बल्दियाती निज़ाम को वहाँ आप राइज करते हैं तो बल्दियाती नुमाइंदा गली का नुमाइंदा होता है। वो जानता है मेरी गली के मसले क्या हैं, मेरी बिजली के मसाइल क्या हैं, मेरे पानी के मसले क्या हैं, वो उसको बेहतर तौर पर और बदर्जे उत्तम हल कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती है, अगर हम आते हैं इक़्तिदार में तो हमारा फोकस होगा कि बल्दियाती निज़ाम को एक्टिवेट किया जाए और तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि तालीम कौमों की उरूज और जवाल का बुनियादी फैक्टर है। बिल्कुल। पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इस वक्त सोशल मीडिया, और मैं सलाम पेश करता हूँ जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म के शोबे को जिसने इन चीज़ों को उजागर किया। अब अगर आज मेरी आवाज़ कहीं पहुँचती है तो इसका मीडियम कम्युनिकेशन है, जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी और बेहतरीन पेशरफ्त है और नौजवान नस्ल के अंदर शऊर उजागर हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हेल्थ के भी काफ़ी मसले मसाइल नज़र आते हैं। हेल्थ के ही मसले नहीं हैं, AJK में बहुत बड़े बड़े मसले हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा, बॉर्डर है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, आए रोज वहाँ फायरिंग होती है, मोटर शेलिंग होती है, इवन की आर्टिलरी गन्स की भी शेलिंग होती है। और प्रॉब्लम ये है वहाँ कश्मीरी दोनों साइड, आर पार, इधर भी और उस साइड भी लोग जख्मी होते हैं, शहीद होते हैं। सिर्फ शहीद नहीं होते, उनकी अमलाक, उनका लाइव स्टॉक, उनकी फसलें, हर चीज तबाह होती है। ठीक है, सब मुतासिर होते हैं। उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और आपको मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये एक पट्टी है पूरी आज़ाद कश्मीर की जो बॉर्डर एरिया के साथ साथ है, मीरपुर से लेकर नीलम तक, ठीक है, ताउबट तक, केल तक, ये हर जगह बॉर्डर के उस रेंज में आती है। तो ये मसाइल हैं, हेल्थ के इशूज़ हैं, एजुकेशन के मसले हैं, हम इनको बिल्कुल एड्रेस करना चाहते हैं डेफिनेटली, और आवाम का ताउन रहा तो ज़रूर इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और इसके अलावा जो जिस तरह से आपको क्या लगता है कि मतलब अगर खुदा न खास्ता PSP वहाँ से नहीं जीती तो इसके अलावा कौन सी भी, क्योंकि जदून साहब तो बहुत ही ज़्यादा भी वो जोश से बोल के गए थे कि हमें लगता है कि जो है PTI वहाँ से विन करेगी। देखिए, अगर PTI ठीक है, जो जीतते हैं हमें उससे कोई दो राय नहीं है, और हमारा मतमे नज़र ये नहीं है जीत और हार, हमारा मतमे नजर मतलब अगर खुदा न खास्ता PSP जीत जाती है तो आप लोग जो है उसको तस्लीम करेंगे। देखें, बात ये है, हार और जीत का मसला नहीं है। देखें, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, वो मेन चीज है, जिसके लिए 4 फैक्टर होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, उनके पास एक टेरिटरी हो, ठीक है, उनके पास पॉपुलेशन हो, उसमें रहने वाले हों, उसके बाद उसकी गवर्नमेंट हो,
ठीक है, जो उसको गवर्न करे और उन लोगों को फैसिलिटेट करे, बिल्कुल। और फिर उस स्टेट की सॉवरेनिटी भी हो, ठीक है। अब तीनों चीजें मौजूद हैं, चारों चीजें मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिलीवर ना कर रही हो तो लोगों को उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें, बाकी पीएसपी इंशाल्लाह जीतने के लिए आई है मैदान में, हमारे हौसले भी बुलंद है और हमारी मेहनत भी है, लेकिन एक फैक्टर जरूर है, जिस तरीके से बकरा मंडी लगी, मैं दोबारा यह लफ्ज इस्तेमाल करूं, फी वोटर 10-10 हज़ार रुपए देते रहे। अच्छा, मतलब वोटर्स, जी मैं LA40 की बात कर रहा हूं, वोटर्स को 10,000 रुपए में वोट खरीद, क्यों, वोट बहुत कम है। अच्छा, कहीं मोटरसाइकिलें भी चली हैं और सब जानते हैं, जब मेरी ये बात कहीं तक पहुंचेगी वो इसको एंडोर्स करेंगे कि ये चीज हुई है, कुर्बानी का गोश्त बट रहा है उनके घर पर जाकर, तो ये चीजें हैं। इस चीज अच्छा, को, वोटर्स को पैसे दिए हैं उन्होंने, वोटर्स खरीदे हैं, मतलब ये भी वहां पे ये भी तरीकाकार है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे वोटर समझदार हैं, वो इस चीज को देखेंगे, पैसा जो वो बांट रहे हैं वो उनका हक है, वो लें, क्योंकि वो उन्हीं का खून चूसा हुआ इन 60-70 साल में, ठीक है। ठीक है जी, आप जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, अपनी कम्युनिटी को, वहाँ के लोगों को, आवाम को क्या कहना मैं चाहेंगे? अपनी कम्युनिटी LA40 के हवाले से बात करूं, मैं अपने लोगों से, अपनी बरादरी से ये कहना चाहूँगा कि वो 60 और 70 साल के इस अरसे को नज़र में रखें। ये अरसा 60-70 साल पर मुहित था, इसमें आप लोगों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं, आप लोगों की नौजवान नस्ल को मौके नहीं मिले, आप लोगों की आबादगारी का मसला हल नहीं हुआ, बल्कि बिरयानी खिलाई गई, 2000 रुपए दिए गए, वो इस मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आपकी आबादकारी होती। अगर मैं बीकन हाउस चैन के पास जाऊं या फैल्कन हाउस चैन के पास जाऊं या यकीन मॉडल को बोलूं कि भाई आप लोग कमा रहे हैं, हमें ज़रा एक सोसाइटी के लिए आसान किस्तों पर एक स्कूल यहाँ इस्टेब्लिश करके दें, मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तान में जनरस लोग रहते हैं। ये SIUT किसने बनाया? ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये उन लोगों ने जो मुखैर हजरात हैं। अगर कोई अच्छा काम करने वाला हो तो जो देने वाले होते हैं, जो डोनर होते हैं, वो देखते हैं ये सही, लेकिन क्रेडिट तो गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंडस मोटर्स वालों ने, बाकी लोगों ने, मुखैर हजरात ने हमारे डॉक्टर साहब के हाथ मजबूत किए हैं, तब जाकर इतना बड़ा इदारा बना। मैं तो समझता हूँ एशिया का बेहतरीन इदारा है, नो डाउट। तो बात यह है कि इन चीज़ों को, अपनी कम्युनिटी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग देखें आप लोगों के साथ 70 साल में हुआ क्या है। हमारे लोग पाबंदी खाक होते गए इस उम्मीद में कि आज हमें प्लॉट मिल जाएगा, हमारी आबादकारी हो जाएगी। कोई ग्रेड 17 हमारी कम्युनिटी में मौजूद ही नहीं है। ये हमारे यहाँ अलमिया नहीं है, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं है, ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हमें एजुकेशन का वो कोटा जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, मेडिकल कॉलेजेस में मुख्तस भी है, लेकिन वो हम अवेल नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये हमारे लिए तकलीफ दे अमर नहीं है? बिल्कुल। इन चीज़ों को मेरी कम्युनिटी को देखने की ज़रूरत है और वो आजमाए PSP को, और PSP इंशाल्लाह उनके ख्वाबों पर पूरा उतरेगी और वो कल को गिरबान पकड़ सकते हैं। हमने आपको 5 साल के लिए भेजा था मुंतखब करके, आपने हमारे लिए क्या किया? और अच्छा नुमाइंदा भी वही होता है जो लोगों का काम करे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर रख कर काम करे, क्योंकि हम कब तक जिंदा रहेंगे? बिल्कुल। नाम उन्हीं लोगों का तारीख में जिंदा है जिन्होंने मखलूक के खुदा के लिए कुछ किया, क्योंकि अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करना ही इंतहाई बेहतरीन अमल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अल्लाह आप। चाहे तो हुकूकुल्लाह को तो छोड़ सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद के लिए कभी माफी नहीं कोई है। माफी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि ज़ाहिर आपकी भी अपनी मसरूफियात है और आपने भी जो है अपने कल इलेक्शन की तैयारी में और आपने भी वहाँ पे पहुँचना है। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सबको दे इजाज़त, मुझे, मेरी पूरी टीम को, हमारे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आज का आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हो। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।